दिल्ली की हवा हर साल, आप देखिए जैसे ही सर्दियां आने लगती हैं, ये मुद्दा फिर से गर्म हो जाता है। बिल्कुल। आसमान में धुंध की चादर, सांस लेना मुश्किल। लगता है जैसे शहर मतलब एक गैस चैम्बर बन गया हो। सही बात है। और हर बार वही क्विक फिक्सेस की बातें होने लगती हैं। क्या इस बार कुछ अलग होगा? चलिए इसी पे आज जरा गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है। ये एक बहुत बहुत ही गहरा एक सिस्टेमिक इशू है। सिस्टेमिक इशू, हाँ। जैसा कि एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है, ये एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी है। हवा इतनी जहरीली हो गई है कि इसका असर सिर्फ फेफड़ों पर नहीं है, ये पूरे शरीर पर असर कर रही है। पूरे शरीर पर? बाप रे। हाँ, ये जहर हमारे खून तक जा रहा है। तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि इस समस्या की जड़ तक पहुंचें। मतलब असली वजह क्या है? हाँ, ये जो क्लाउड सीडिंग जिसको पारे हुए हैं, ये क्यों फेल हो जाते हैं? आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? कितना भयानक असर? और सबसे जरूरी, असल में करना क्या चाहिए? बिल्कुल यही सवाल है। दिल्ली पर ये जो मौत की चादर छाई रहती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब AQI, वो खतरनाक स्तर से भी कहीं ऊपर। जी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये तो लोगों की जिंदगी और सेहत का सवाल है। रोज लाखों लोग इस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। और डॉक्टर गुलेरिया की चेतावनी, वो तो बहुत ही गंभीर है। उन्होंने इसे साइलेंट किलर कहा है। साइलेंट किलर? हाँ, कोविड से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। और ये समझना होगा कि जो PM 2.5 जैसे बहुत छोटे कण है ना, हाँ। वो सिर्फ सांस के साथ फेफड़ों में नहीं जाते। वो इतने छोटे होते हैं कि हमारे खून में, ब्लड में मिल जाते हैं। अच्छा। खून में? जी हाँ। और उससे फिर शरीर के अंदर सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ सकता है। ओह, और सिर्फ शरीर ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर है। थकान, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, ये सब बढ़ रहा है लोगों में। और एक और चौंकाने वाली बात तो डॉक्टर गुलेरिया ने कही कि अगर किसी की मौत पोल्यूशन की वजह से होती भी है, तो डेथ सर्टिफिकेट पर एयर पोल्यूशन लिखा ही नहीं जाता। हाँ, ये बहुत बहुत ही चिंताजनक बात है। जो असल वजह है वो दर्ज ही नहीं हो रही। तो सोचिए असल में आंकड़ा कितना बड़ा होगा। बिल्कुल। और उनकी सलाह तो यहाँ तक थी कि जिनके फेफड़े कमजोर हैं या जिन्हें सांस की दिक्कत है, वो अगर हो सके तो दिल्ली छोड़ दें। दिल्ली छोड़ दें? हाँ, और अगर नहीं जा सकते तो कम से कम N95 मास्क पहने बाहर निकलते वक्त, और घरों में एयर प्यूरिफायर लगाएं। ये दिखाता है कि हालात कितने गंभीर हैं। बिल्कुल। अब पिछले दिनों ये क्लाउड सीडिंग की बड़ी चर्चा हुई। दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर ये प्रयोग किया। जी। उम्मीद थी कि शायद ये आर्टिफिशियल बारिश कुछ राहत दे दे। यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ये कोशिशें हुई कैसी? सफल रही? देखिए, क्लाउड सीडिंग जो है, ये मौसम बदलने की एक टेक्निक है। इसमें सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक जैसे पदार्थ वो हवाई जहाज से बादलों में छोड़े जाते हैं। हाँ। ताकि बारिश की प्रक्रिया तेज हो जाए। चीन, अमेरिका, UAE कई देशों ने इसे यूज किया है। हाँ, सुना है। लेकिन उनका मकसद ज्यादातर सूखा या पानी की कमी से निपटना रहा है। भारत में भी महाराष्ट्र, कर्नाटक में हुआ है पानी के लिए। लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए अक्टूबर 28 और उसके बाद जो कोशिशें हुई, IIT कानपुर के निदेशक ने भी माना कि वो पूरी तरह सफल नहीं रही। हाँ, सफल नहीं रही। विमान उड़े, फ्लेयर्स दागे गए, लेकिन बारिश वो नहीं हुई। क्यों? वजह साफ थी, हवा में नमी मतलब ह्यूमिडिटी वो बहुत ही कम थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 10 से 20%। सिर्फ 10-20%? हाँ, इतने में क्लाउड सीडिंग काम नहीं कर सकती। बादल तो थे, लेकिन उनमें बारिश कराने लायक पानी ही नहीं था, नमी नहीं थी। अच्छा, और मजे की बात यह है कि IIT दिल्ली की एक ताज़ा स्टडी जो शायद अक्टूबर 2025 में पब्लिश हुई, हालांकि अभी पीयर रिव्यू होना बाकी है, वो भी यही कहती है। अच्छा, क्या कहती है वो स्टडी? वो स्टडी साफ तौर पर कहती है कि दिल्ली में सर्दियों का मौसम, खासकर अक्टूबर से फरवरी, वो क्लाउड सीडिंग के लिए मौसम के हिसाब से ठीक ही नहीं है। मतलब मीटरोलॉजिकली सूटेबल ही नहीं है। अरे, मतलब जिन महीनों में पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है? हाँ बिल्कुल, उन्हीं महीनों में हवा में वो जरूरी नमी और सैचुरेशन होता ही नहीं है जो सीडिंग के लिए चाहिए। तो फिर ये प्रयोग क्यों? देखिए, क्लाउड सीडिंग के लिए पहले से सही एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चाहिए। बादल हो, हवा में नमी हो, जलवाष्प हो। स्टडी ने 2011 से 2021 का 10 साल का डेटा देखा और पाया कि दिल्ली में सर्दियां ज्यादातर सूखी रहती हैं, और जो पश्चिमी विक्षोभ माने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिनसे बारिश होती है सर्दियों में, हाँ, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से कम हो रहे हैं, अनियमित हो गए हैं।
10 साल में सीडिंग के लायक सिर्फ 92 दिन मिले। सिर्फ 92 दिन 10 साल में? हाँ, और उसमें भी तापमान का मसला है। अक्टूबर नवंबर में अलग तरह की सीडिंग चाहिए, दिसंबर जनवरी में अलग, तो सही कॉम्बिनेशन मिलना बहुत मुश्किल है। और चलिए मान लें अगर बारिश हो भी जाती तो क्या उससे दिल्ली की हवा एकदम साफ हो जाती? बिल्कुल नहीं। स्टडी ये भी बताती है कि अगर बारिश हो भी जाए तो असर बहुत छोटे इलाके में होता है। अच्छा। हाँ, और बहुत कम समय के लिए। तेज बारिश से PM 2.5 कम तो होता है, लेकिन बस 1 से 5 दिन में लेवल फिर से बढ़ जाता है। ओह, तो मतलब कोई स्थायी समाधान नहीं है ये? नहीं, क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन कोई एक जगह की समस्या नहीं है। ये तो पूरे NCR आसपास के राज्यों तक फैला हुआ है। एक रीजनल फिनोमेना है। ऐसे में कुछ किलोमीटर में बारिश करा के आप इस पूरी समस्या से नहीं निपट सकते। तो ये क्लाउड सीडिंग वाला मामला मतलब एक महंगा शॉर्ट टर्म शायद दिखावे का उपाय ज्यादा लगा, कह सकते हैं। और दिल्ली ने पहले भी तो ये सब किया है। स्मोक टावर्स, एंटी स्मोक गन्स, ऑड इवन। हाँ। होता ये है कि इन चीजों में ध्यान और पैसा लग जाता है और जो असली जड़ें हैं उन पर काम पीछे रह जाता है। सही कहा। तो फिर इन सब का मतलब क्या है? क्विक फिक्सेस काम नहीं कर रहे तो फिर असली जड़ें कहाँ हैं? दिक्कत ये तो नहीं कि हमें पता नहीं, विज्ञान तो साफ बता रहा है। बिल्कुल सही। दिक्कत एक्शन की है। कई परमानेंट फैक्टर्स हैं जिन पर लगातार साल भर ध्यान देना चाहिए, पर अक्सर होता नहीं है। जैसे कि? सबसे पहले तो ये कूड़े के पहाड़, गाजीपुर, ओखला, भलसवा। हाँ, ये तो दिल्ली के सीने पर नासूर जैसे हैं। बिल्कुल, लाखों टन कचरा और शहर की आबादी के बीचों बीच इनसे लगातार धूल, जहरीली गैसें निकलती रहती हैं और इन्हें हटाने की डेडलाइन वो भी 2024 से 2028 हो गई। ओह। फिर है ये कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन का मलबा, CND वेस्ट। दिल्ली में तो साल भर कंस्ट्रक्शन चलता है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। ऑथराइज्ड भी, अनऑथराइज्ड भी। रोज हजारों टन मलबा निकलता है, लेकिन हमारे रिसाइकलिंग प्लांट्स की कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो बाकी मलबा? वो सड़कों पर खाली प्लॉटों में पड़ा रहता है। धूल कंट्रोल के नियम भी अक्सर सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स पर लगते हैं, छोटी साइट्स पर नहीं। ये तो है। और गाड़ियां 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली में, और सिर्फ धुआं नहीं, टायरों और ब्रेक के घिसने से जो छोटे कण निकलते हैं ना, वो और भी खतरनाक है। अच्छा। हाँ, और ट्रैफिक जैम वो समस्या को और बढ़ाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करना बहुत जरूरी है। और सड़कों की धूल, रोड डस्ट? हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। दिल्ली का रोड नेटवर्क बहुत बड़ा है, करीब 28,000 किलोमीटर। सड़कें, टूटे फुटपाथ, कच्ची सड़कें, खासकर अनऑथराइज कॉलोनियों में, वहां से धूल उड़ती रहती है। मशीन से सफाई हर जगह नहीं पहुंच पाती। फिर खुले में कूड़ा जलाना, ओपन वेस्ट बर्निंग, रोक है पर होता है, निगम रोक नहीं पाता पूरी तरह। ये भी सच है। औद्योगिक प्रदूषण भी है। दिल्ली और आसपास की इंडस्ट्रीज से नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई चाहिए। और पराली, स्टबल बर्निंग? हाँ, वो तो है ही। अक्टूबर नवंबर में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में जब पराली जलती है तो उसका धुआं हवा के साथ दिल्ली NCR पहुंचता है और यहाँ की हवा को और बिगाड़ देता है, खासकर जब मौसम भी ऐसा हो कि हवा यहीं ठहर जाए। तो ये सब स्थायी कारण है जिन पे लगातार काम होना चाहिए। लेकिन लगता है जानकारी तो है, पर एक्शन और कोऑर्डिनेशन में कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में इसी पर चिंता जताई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम सवाल उठाया। कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली के कई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन ही ठीक से काम नहीं कर रहे। क्या मॉनिटरिंग स्टेशन ही नहीं चल रहे? हाँ, एमिकस क्यूरी ने बताया कि दिवाली के टाइम 37 में से सिर्फ 9 स्टेशन चालू थे। सिर्फ 9? जी। अब सोचिए, अगर आपके पास पोल्यूशन का सही रियल टाइम डेटा ही नहीं होगा तो आप GRAP जैसा प्लान कैसे लागू करेंगे? बात तो सही है। GRAP तो डेटा पर ही आधारित है ना, कि किस लेवल पर क्या पाबंदी लगानी है। बिल्कुल। कोर्ट ने CAQM और CCPC से इस पर रिपोर्ट मांगी है। और जमीनी हकीकत, मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी चिंताजनक हैं। हाँ, बिल्कुल। कहीं डिस्प्ले बोर्ड बंद पड़े महीनों से, लोधी रोड, विवेक विहार, नरेला, कहीं सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, डेटा रुक रुक कर आ रहा है जैसे नजफगढ़ में। और कहीं तो स्टेशनों को पेड़ों के पीछे लगा दिया है या एकदम हरियाली के बीच, RK-पुरम, बवाना, नरेला। क्या ये रीडिंग कम दिखाने की कोशिश है? ये सवाल तो उठता है। एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। DPCC के पूर्व विज्ञानी मोहन P. जॉर्ज ने कहा कि नियम है कि स्टेशन के आसपास खुला एरिया हो, पेड़ न हो,
सही डेटा जानना तो लोगों का हक है। और सुनीता नारायण जी ने भी कहा कि शायद सीपीसी भी स्टेशनों के डेटा पर अब उतना भरोसा नहीं रहा, निगरानी ठीक से नहीं हो रही। हाँ, हालांकि सीपीसीबी के सदस्य डॉक्टर अनिल गुप्ता कहते हैं कि ये तकनीकी खराबी है, डेटा से छेड़छाड़ नहीं हो रही और अपग्रेडेशन चल रहा है। लेकिन सवाल तो अपनी जगह है, अगर हम समस्या को सही से मापेंगे ही नहीं तो समाधान कैसे निकलेगा? बिल्कुल, यहीं पर गवर्नेंस और मॉनिटरिंग का रोल आता है। CAQM जैसी संस्थाओं को मजबूत करना होगा ताकि राज्यों के बीच बेहतर तालमेल हो। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और फैसले डेटा पर आधारित होने चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं। और जैसा डॉक्टर गुप्ता ने कहा, पर्यावरण को सरकारी योजनाओं के केंद्र में लाना होगा। सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं, इच्छा शक्ति और सख्त निगरानी, मतलब सस्टेन्ड एग्जीक्यूशन चाहिए। तो हमने समस्या समझी, नाकाम कोशिशें देखी, असली वजह जानी और ये गवर्नेंस की कमियां भी पहचानी। अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या हम दूसरे देशों से कुछ सीख सकते हैं? हालांकि वो क्लाउड सीडिंग तो पानी के लिए करते हैं, जैसा आपने बताया। देखिए, रास्ता वही है, लॉन्ग टर्म, साइंस बेस्ड और रीजनली कोऑर्डिनेटेड सॉल्यूशंस। क्लाउड सीडिंग जैसे शॉर्ट टर्म उपाय नहीं। जो प्लान पहले से हैं उन्हें ठीक से लागू करना होगा। जैसे कि एमिशन नॉर्म्स का सख्ती से पालन हो, गाड़ियों, इंडस्ट्रीज के लिए क्लीनर फ्यूल्स और टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना अच्छा बनाना कि लोग अपनी गाड़ी छोड़ दें। ये बहुत जरूरी है। वेस्ट मैनेजमेंट सुधारना, खासकर CND वेस्ट का 100% निपटारा, कूड़े के पहाड़ों को वैज्ञानिक तरीके से खत्म करना। और पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल? हाँ, वो बहुत जरूरी है। पराली, इंडस्ट्री, इन पर मिलकर काम करना होगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल के नियम हर साइट पर लागू हों, छोटी हो या बड़ी। सही। खुले में कूड़ा जलाने, फेंकने पर भारी जुर्माना और कार्रवाई। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे लो कॉस्ट सेंसर्स, AI मॉनिटरिंग, सैटेलाइट फोरकास्टिंग। लेकिन ये सब एक मजबूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क के साथ ही काम करेंगे। और पराली पर केंद्र सरकार ने हाल में कुछ निर्देश भी दिए हैं शायद। हाँ, केंद्र ने पंजाब, हरियाणा, UP, दिल्ली को निर्देश दिए हैं, किसानों को जागरूक करें, पराली इकट्ठी करके उसका इंडस्ट्रियल यूज बढ़ाएं, जैसे बायो CNG, इथेनॉल प्लांट्स में। अच्छा। सीधी बुआई, डायरेक्ट सीडिंग और मल्चिंग जैसे तरीके अपनाने को कहा है। फंड का सही इस्तेमाल हो और फसल विविधीकरण पर भी जोर दिया है। मतलब धान की जगह दूसरी फसलें उगाएं। हाँ, ये सब कदम सही है, पर इनका असर तभी होगा जब जमीन पर सख्ती से लागू होंगे। तो लब्बो-लुबाब ये है कि दिल्ली की हवा का ये संकट ये सिर्फ हेडलाइन बनाने वाले प्रयोगों से हल नहीं होगा। इसके लिए लगातार जमीनी स्तर पर व्यवस्था में बदलाव लाने वाले काम करने होंगे। साफ हवा एक इमरजेंसी एक्शन नहीं, बल्कि एक सस्टेन्ड राइट, मतलब लगातार मिलने वाला अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक बात जिस पर सोचना जरूरी है, जो डॉक्टर गुलेरिया ने उठाई थी। हाँ। कि ये प्रदूषण हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी कितना प्रभावित कर रहा है। और ये मौतों का इतना बड़ा कारण होने के बावजूद डेथ सर्टिफिकेट पर दर्ज नहीं होता। हाँ, ये अदृश्य कातिल वाली बात। जरा सोचिए, जब इतना बड़ा खतरा हमारी ऑफिशियल मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स में अदृश्य है, इनविजिबल है, तो हमारी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी कैसे असरदार होगी? हमारी अपनी सेहत के लिए इसके क्या मायने हैं? इस अदृश्य बोझ को पहचानने और उससे निपटने के लिए क्या बदलाव जरूरी है व्यवस्था में, समाज में और हम सब में?